Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Okay. If you have any problem regarding our yesterday topics, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. Then we have to start from this point 1.6, the fifth report. We completed this Zamindari, resist of the Zamindars. So many of the changes we are discussing were documented in detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813. अब जो जितने भी चेंजेस यहाँ पर आ रहे थे वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर डाल करके लिख करके मेंशन करके एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो ये लोग जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको सबमिट करनी होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 1813 में. इट वाज द फिफ्थ ऑफ अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. इसको फिफ्थ रिपोर्ट के तौर पे जाना जाता था. एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. यहाँ पे जो भी ये काम कर रहे थे और ईस्ट इंडिया जो भी कंपनी जो है जो भी अपने एक्टिविटीज करती थी वो सारी इंक्लूडेड होती थी इस रिपोर्ट के अंदर और वो रिपोर्ट जाती थी इनके पार्लियामेंट में. Often referred to as the fifth report, it ran into 1002 pages, of which over 800 pages were appendices that reproduced petitions of zamindars and riots, reports of the collectors from different districts, statistical tables and revenue returns, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras, present day Tamil Nadu, written by the officials. अब इस रिपोर्ट के अंदर जो जो भी चीजें होती थी और ये कितने पेजेस की होती थी वो सारी चीजें आपने लिखनी है आंसर के अंदर. इसमें से ऐसी कोई सी भी लाइन नहीं है जो आप स्किप करें. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी ये लोग करते थे, जो भी इनका काम था या जो भी ये यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं या जमींदार और रायट जो है वो कोई पेटिशन साइन कर रहे हैं, वो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड थी. वेट अ मिनट. जितनी भी चीजें यहाँ पे हुआ करती थी बेसिकली वो सब इंक्लूडेड थी. इन लोगों ने कौन सी रिपोर्ट्स, कलेक्टर्स जो है उन्होंने अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से क्या रिपोर्ट क्या मतलब रही है उनकी, कितने जमींदार ने रेवेन्यू दिया कितना नहीं दिया. स्टैटिस्टिकल टेबल जो थी रेवेन्यू रिटर्न की वो भी वहाँ पे नोट की जाती थी. और सारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल और मद्रास के अंदर चल रहा था जो कि अब तमिलनाडु है वो है एरिया, उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होती थी वहाँ के ऑफिशियल्स के द्वारा. ठीक है, तो ये था इनका फिफ्थ रिपोर्ट. किसी को कुछ दिक्कत इस पैराग्राफ में? No, ma'am. No, ma'am. Okay. From the time the company established its rule in Bengal in the mid 1760s, its activities were closely watched and debated in England. वो टाइम जब से कंपनी ने अपना रूल स्टैब्लिश किया था बंगाल के अंदर मिड 1760 से ही, तब से इनकी हर चीज को और नोटिस करते थे और उस पर डिबेट होता था इंग्लैंड के अंदर. There were many groups in Britain who were opposed to the monopoly that the East India Company had over trade with the India and China. काफी सारे ग्रुप्स ऐसे थे ब्रिटेन के अंदर जो इस चीज की पूरी निंदा करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मोनोपोली कर रही है, अपने तरीके से चीजों को मोल्ड कर रही है, अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रही है. जो भी व्यापार हो रहा है बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ज्यादा रोल इन्हीं का है. उस चीज को लेकर के काफी लोगों ने ऑपोजिशन में रहे थे उस समय. These groups wanted a revocation of the royal charter that gave the company this monopoly. और यही ग्रुप जो थे वो चाहते थे कि इनको ये जो हक दिया हुआ है रॉयल चार्टर ने, ये चीज हटा दी जाए. कंपनी जो है इनको जो मोनोपोली अपनी स्टैब्लिश करने का हक दिया हुआ है वो हटा देना चाहिए. An increasing number of private traders wanted to share in India trade, and the industrialists of Britain were keen to open up the Indian market for British manufacturers. काफी सारे नंबर जो थे प्राइवेट ट्रेडर्स की, क्योंकि उस समय वहां पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, तो वो लोग भी इंडियन ट्रेड के अंदर हिस्सा चाहते थे अपना. और यहाँ का जो इंडियन मार्केट है वहां पर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो है अपनी चीजों को सेटअप करना चाहते थे. Many political groups argued that the conquest of Bengal was benefiting only the East India Company but not the British nation as a whole. काफी लोगों का मानना ये था कि यहाँ पे इन्होंने जो ये इंडिया पे कब्जा किया है बंगाल में, जो अपना
ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी है, इसका फायदा सिर्फ यही लोग उठा रहे हैं, और ब्रिटिश नेशन जो है, ब्रिटेन जो है, उसको एज अ होल नेशन के तौर पे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है. Information about the company, misrule and maladministration was hotly debated in Britain, and incidents of greed and corruption of company officials were widely publicized in the press. अब इनकी निंदा भी होती थी, इनको क्रिटिसिज्म भी मिलता था, जो एक गलत तरीके से यहाँ पर रूल कर रहे थे या इनका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं था, उस पर काफी वाद विवाद हुआ करता था इनके खुद के देश ब्रिटेन के अंदर. और यहाँ पे जितने भी इंसिडेंट्स हुआ करते थे ग्रीड को लेकर के, ठीक है, जो इनकी लालच था और जो करप्शन था इनके ऑफिशियल्स के, जितने भी ऑफिसर्स थे उनके बीच में, उसको भी पब्लिसाइज किया जाता था प्रेस में. जो मीडिया प्रेस है उस समय में, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस का ज्यादा वो रोल था, उसमें ये सारी चीजें छापी करती थी. The British Parliament passed a series of acts in the late 18th century to regulate and control company rule in India. British Parliament ने कई सारे एक्ट्स की जो सीरीज है वो निकाली थी 18th सेंचुरी के एंड में, जिससे ये कंपनी का जो रूल है इंडिया के अंदर उसको प्रॉपरली चलाया जा सके और उस पर थोड़ा कंट्रोल लगाया जा सके. It forced the company to produce regular reports on the administration of India and appointed committees to inquire into the affairs of the company. अब इसी ये जो सीरीज ऑफ एक्ट लगाया है, इसी के अंदर इनको रिपोर्ट वाली चीज जो है वो भी मेंशन की गई कि कंपनी को अब एक रेगुलर रिपोर्ट देनी पड़ेगी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इंडिया के अंदर, और वहां पर कमेटी बिठाई गई थी जो इनके अफेयर्स को प्रॉपर इंक्वायरी जो है उसकी करेगी. The fifth report was one such report produced by a select committee. अब फिफ्थ रिपोर्ट भी इसी तरह की एक रिपोर्ट थी जो एक सेलेक्टेड कमेटी उसके द्वारा करनी थी. It became the basis of the intense parliamentary debates on the nature of East India Company's role in India. और यही बेसिक बेस बनी कि वहां पे जितना भी डिबेट हुआ करता था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह रूल कर रही है इंडिया में, उसका मेन मुद्दा इस रिपोर्ट से ही निकल के आता था. किसी को अगर कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am. Okay. For over a century and a half, the fifth report has shaped our conception of what happened in rural Bengal in late 18th century. करीब एक से 1.5 सेंचुरी से फिफ्थ रिपोर्ट जो है बेसिकली उन्होंने हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम उस समय में रूरल बंगाल में क्या हुआ है 18th सेंचुरी के लेट 18th सेंचुरी में, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इस फिफ्थ रिपोर्ट से ही. द एविडेंस कंटेन्ड इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज इनवैल्यूएबल. जो एविडेंस यहाँ पर है वो इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक दिस हैव टू बी रीड केयरफुली. लेकिन जितने भी रिपोर्ट्स इस तरह की होती हैं उनको पढ़ना केयरफुली पढ़ना जरूरी है. अब ये इनवैल्यूएबल ऐसे क्यों है, वो उसका रीजन ये है कि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, भले ही वो किस तरह रूल कर रही है क्या नहीं कर रही है उस चीज के बारे में ज्यादा इन लोगों ने बताया है, बट इंडिया का जो पॉइंट है कि इंडियंस को किस तरीके से ये लोग मिसट्रीट करते थे, मिसबिहेव करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, वो सारी चीजें उन्होंने इसमें मेंशन नहीं की हुई है, इसीलिए ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है. लेकिन फिर भी इसको पढ़ना जरूरी है. We need to know who wrote the reports and why they were written. हमें जानना जरूरी है कि रिपोर्ट किसने लिखी और क्यों लिखी गई. In fact, recent researchers show that the arguments and evidence offered by the fifth report cannot be accepted uncritically. इस recent research जो हुई है उसमें ये दिखाया गया है कि जितनी भी बहस और एविडेंस मिले हैं फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना उसको क्रिटिसाइज करे. ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली गई है. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो फिफ्थ रिपोर्ट पढ़ना इसीलिए जरूरी है. रिसर्चर्स हैव केयरफुली एग्जामिन्ड द archives of various Bengal zamindars and local records of the districts to write about the history of colonial rule in rural Bengal. Researchers जो हैं उन्होंने ध्यान से पढ़ा है जितने भी archives थे, यानी कि जितने भी documents थे जो कि बंगाल जमींदार्स के थे, ठीक है, और सेव थे, प्रिजर्व थे, या लोकल रिकॉर्ड्स जो थे डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको जो लिखा गया है कॉलोनियल रूल के दौरान जो भी लिखे गए हैं, वो बेसिकली इन्होंने अच्छे से
पढ़े हैं और उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई है कि उस समय की कंडीशन क्या थी। क्योंकि क्या हुआ है, जब हमारे देश में ये लोग रूल कर रहे थे तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया है। जब ये लोग जा रहे थे इंडिया से तो इन्होंने इंडिपेंडेंस के दौरान काफी चीजें डिस्ट्रॉय भी की गई थी, जलाई भी गई थी। तो प्रॉपर सच क्या रहा, या तो वो ओरली ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, जो अपने एंसेस्टर्स वगैरह बताते हैं, और बाकी चीजें जो रिसर्च वगैरह हुई है उनसे पता पड़ती हैं कि उस समय में क्या हुआ था। They indicate that intent on criticizing the mall administration of the company. The fifth report exaggerated of the collapse of traditional zamindari power, as also overestimated the scale on which zamindars were losing their land. अब देखो ये चीज जो लिखी हुई है ना यहाँ पे, कि यहाँ पर अगर जब बाकी रिपोर्ट्स को हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया है मॉल एडमिनिस्ट्रेशन का कि कितने खराब तरीके से ये लोग रूल कर रहे थे कंपनी, बाकी ये भी बड़ा चढ़ा करके यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से उन्होंने ट्रेडिशनल जमींदारी पार को हटाया था, और इनका जो स्केल था कि भाई जिस चीज पे ये जमींदार को आका करते थे किस तरीके से उन्होंने अपना लैंड लूज किया है, वो भी सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन थी। ठीक है, उसको मतलब एक वही होता है ना कि रिपोर्ट जो है इन्होंने बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म में लिखी है कि हमने यहाँ पर आकर के इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करी, यहाँ के लोगों के ये हटाया उनको थोड़ा सा। अगर आपने कहीं ये चीज सुनी हो तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों ने इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाया है, ये बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोग थे। तो वो चीजें अपने फेवर के अंदर रखते हुए भी इन्होंने बोली है। As we have seen, even when zamindars were auctioned, zamindars were not always displaced, given the ingenious methods they used to retain their zamindar. सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जबकि हमने देखा है कि जमींदार जो है उनकी नीलामी करते थे जमींदारीज की, और जमींदार जो उनको इजीली ये डिस्प्लेस नहीं कर पाए थे और अपने तरीकों से कोशिश करते थे गलत तरीकों से उनको हटाने की, ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो उस चीज को इन्होंने मेंशन नहीं करा है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो आपने ये बॉक्स से रखा है, सोर्स 2 फ्रॉम द फिफ्थ रिपोर्ट, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, खुद से पढ़ना है। अब है the hoe and the plow. Let us now shift our focus from the wetlands of Bengal to the drier zones, from a region of settled cultivation to one where shifting agriculture was practiced. अब यहाँ पे बेसिकली बोला गया है, अब अपना फोकस जो है हम बंगाल से हटा करके, जो वेटलैंड्स है बंगाल के वहां से हटा करके ड्रायर जोन्स की तरफ जाएंगे, जहां पर कल्टीवेशन जो है बेसिकली सेटल्ड कल्टीवेशन जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है उस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक इनकी बंगाल के अंदर सेटल्ड कल्टीवेशन था, अब जहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है उस रीजन की तरफ चल रहे हैं। You will see the changes that came about when the frontiers of the peasant economy expanded outwards. आप लोग changes देखोगे जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, peasant economy जो है वो कैसे बाहर की तरफ फैली हुई थी। Swallowing up pastures and forest in the Rajmahal Hills. Basically आप पढ़ोगे राजमहल हिल्स के बारे में, कैसे वहां के pastures और forest को ये लोग हटा रहे थे। You will also see how these changes created a variety of conflicts within the region. और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह के जो ये चेंजेस यहाँ पे ऑफर कर रहे थे उसकी वजह से कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इस रीजन में। ठीक है, इन द हिल्स ऑफ द राजमहल in the early 19th century Buchanan traveled through the Rajmahal Hills. शुरुआत में 19th century के बुकानन करके एक व्यक्ति है जो राजमहल हिल्स में ट्रैवल कर रहा था। From his description the hills appeared impenetrable. A zone where few travelers ventured, an area that signified danger. अब इन्होंने जो लिखा है उसके अनुसार यहाँ की जो हिल्स थी वो बहुत ही impenetrable थी, यानी easily nobody can access over there, go there. ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत कम ट्रैवलर्स जाते हैं और एक ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा खतरे वाला है। Wherever he went, people were hostile, apprehensive of officials and unwilling to talk to them. अब ये आपको यहाँ पे ऐसे पता पड़ा है कि बुकानन जो है ये बेसिकली कौन व्यक्ति है, एक फिजिशियन है जो इंडिया आया था और उसको बंगाल मेडिकल सर्विसेज के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और फिर बाद में इसको आगे जाकर के भेजा जाता है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में।
बेसिकली इसने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बताया है, जो भी इसने डिस्क्रिप्शन लिया है, कि जहां भी ये जाता था वहां पे लोग बाग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे, बहुत ही होस्टाइल बिहेवियर था उनका। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते थे ऑफिशियल्स को देख करके, और वो उन लोगों से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे। इन मेनी इंस्टेंसेस दे deserted their villages and absconded। अब कई सारे केसेस इंस्टेंस ऐसे भी हुए हैं जब उन्होंने विलेजेस खाली कर दिए या फिर वो वहां से फरार हो गए, ठीक है, ऐसे किसी ऑफिशियल को देख करके। सो समझ में आया आपको फर्स्ट टू पैराग्राफ्स कि क्या है ये राजमहल हिल्स में, क्या पढ़ने वाले हैं हम? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इनके बारे में, ये जो व्यक्ति है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा, रिलेट कर पाओगे आप इस व्यक्ति से। Francis Buchanan was a physician who came to India and served in the Bengal medical services from 1794 to 1815. For a few years, he was a surgeon to the Governor General of India, Lord Wellesley. अब क्या है वेल्सली, सॉरी, यहाँ पे ये फ्रांसिस बुकानन जो है एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, जो इंडिया बुलाया गया था, बंगाल मेडिकल सर्विसेज के सर्व करने के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे इन्होंने 1794 से 1815 तक काम किया। कुछ साल ये सर्जन के तौर पे काम किया इन्होंने। गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, लॉर्ड वेल्सली, ठीक है, उनके सर्जन के तौर पे भी काम किया है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन कलकत्ता, प्रेजेंट डे कोलकाता, he organized a zoo that became the Calcutta अलीपुर जू। अब ये जब यहाँ रह रहे थे तब इन्होंने कलकत्ता, यानी कि जो प्रेजेंट डे का कोलकाता है, उसमें एक जू भी इन्होंने खुलवाया था, जिसको कलकत्ता अलीपुर के जू के नाम से जाना जाता है। ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द बोटेनिकल गार्डन्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इन्होंने यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन्स जो है, सॉरी, इनको पहचाना जाता है बोटेनिकल गार्डन्स के लिए भी, जो काफी शॉर्ट पीरियड तक ही एग्जिस्ट करे। On the request of the government of Bengal, he undertook detailed surveys of areas under the jurisdiction of British East India Company। अब इनको रिक्वेस्ट की गई थी बंगाल की गवर्नमेंट जो थी उसके द्वारा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके द्वारा, कि आप आइए और यहाँ पे आकर के डिटेल सर्वे करिए जो भी बंगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर बंगाल का एरिया आता है उस पर। In 1815 he fell ill and returned to England। 1815 में इनकी तबीयत खराब हुई और ये वापस इंग्लैंड चले गए। Upon his mother's death, he inherited her property and assumed her family name Hamilton। अब इनकी माताजी की जब डेथ हुई तो इनकी प्रॉपर्टी इनको मिली और इन्होंने अपनी फैमिली का नाम जो है हैमिल्टन के उस पर रख दिया। So he is often called Buchanan Hamilton। इसीलिए इनको कई बार अक्सर बुकानन हैमिल्टन के नाम पे भी जाना जाता है। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, अब कौन थे ये हिल फोक्स, हिल पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, और ये बुकानन की विजिट से बहुत ज्यादा अप्रहेंसिव, यानी कि बहुत ज्यादा नाराज क्यों थे? बुकानन का जर्नल जो है उसमें ऐसी कौन सी झलक दी गई है इस हिल फोक, मतलब यहाँ पे हिल के रहने वाले लोगों के बारे में 19th सेंचुरी में? इसके जर्नल जो डायरी थी उसमें कौन सी जगहों के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी जगह ये गया था, क्या वहां पे इसने प्रैक्टिसेस देखी, क्या क्वेश्चन इसके दिमाग में उठे, क्या वो जो क्वेश्चन उठे क्या वो उनके आंसर दे पा रहा था, ये सारी चीजें अब आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ओके, who were these hill folk? Why were they so apprehensive of Buchanan's visit? Buchanan's journal gives a tantalizing glimpses of these hill folk in early 19th century। ये हिल पे रहने वाले लोग कौन थे, ये बुकानन की विजिट से इतने ज्यादा नाराज क्यों थे, और बुकानन के जर्नल जो है उसमें ऐसी कौन सी झलक मिली है इस हिल फोक, इन हिल फोक के बारे में, जो बहुत ज्यादा टेंटलाइजिंग थी, एज इन की टॉर्मेंटिंग थी, या बहुत ज्यादा एक तरीके से, मतलब होता है ना कि कटाक्ष करते हुए थी। His journal was written as a diary of places he visited। इसके जर्नल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जर्नल जो होता है बेसिकली पर्सनल डायरी की तरह जैसे भी होता है उसी को बोलते हैं। उसमें जो भी जगह ये गया उनके बारे में लिखा हुआ है, पीपल ही एनकाउंटर्ड, जिन भी लोगों से मिला, प्रैक्टिसेस ही सॉ, जो भी इसने चीजें वहां पे देखी। इट रेजेस क्वेश्चंस इन आवर माइंड बट डज नॉट ऑलवेज हेल्प अस आंसर देम।
इसमें काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन हमेशा उसके आंसर्स नहीं मिलते हैं, ये जब हम देखेंगे। इट टेल्स अस अबाउट अ मोमेंट इन टाइम बट नॉट अबाउट द लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री और उन जगहों को प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे सामने नहीं आया है। For that historians have to turn to the other records। उस चीज के लिए historians जितने भी रहे हैं उनको दूसरे records जो है वो deep study करनी पड़ेगी उनकी। If we look at the late 18th century revenue records, we learn that these hill folks were known as पहाड़ियाज। अगर हम late 18th century के revenue records पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता पड़ेगा पहाड़ पे रहने वाले लोग पहाड़ियाज कहलाते थे, hill folks जो थे यहाँ पे। They lived around the Rajmahal hills, subsisting on forest produce and practicing shifting cultivation। ये लोग रहते थे राजमहल हिल्स पर, और साथ ही साथ वहाँ पे जो फॉरेस्ट से मिलने वाला सामान था उस पे ये एग्जिस्ट कर रहे थे, और वहां पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको प्रैक्टिस किया करते थे। They cleared patches of forest by cutting bushes and burning the undergrowth। ये पैचेस क्लियर करते थे फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट काटा करते थे और वहां पे बुशेस वगैरह जो है हटाया करते थे, और फिर उसके बाद में फसल वगैरह लगा लगने के बाद में, हटा देने के बाद में जब हो जाती थी तो उसको जला दिया करते थे। On these patches, enriched by the potash from the ash, the pahadiyas grew a variety of pulses and millets for the consumption। इन्हीं पैचेस पर जहाँ पे राख की वजह से पोटैश बहुत ज्यादा हो जाता था, तो काफी सही था फर्टिलिटी के लिए, वहां पे ये कई सारी तरह की वैरायटी की पल्सेस और मिलेट्स जो है खुद के खाने के लिए उगाया करते थे। They scratched the ground literally with hoes and cultivated the clear land for a few years. They then left it fallow so that it could recover its fertility and move to a new area। अब ये पूरा स्क्रैच किया करते थे उस ग्राउंड को। देन उसके बाद में हो एक तरह का टूल होता है, और फिर उसके बाद में वहां पे क्लियर लैंड पर कुछ साल ये कल्टीवेशन करते थे, फिर उसके बाद में उसको खाली छोड़ देते थे बंजर कुछ सालों के लिए, जिससे उसकी फर्टिलिटी जो है रिकवर हो पाए और ये दूसरे एरिया की तरफ मूव कर जाते थे। समझ में आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली क्या है और किस तरीके से ये लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। विल continue this chapter in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead, students. God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome.